हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर बिहार इंटर परीक्षा 2025 में आने की बच्चों संभावना है। तो बच्चों अगर ये सारे क्वेश्चन जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, अगर आप क्लियर कर लेते हैं बच्चों, तो आधुनिक भौतिकी से संबंधित उम्मीद है कि आपसे एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन क्या है पढ़ना देख ले सकते हैं। डी ब्रोगली सिद्धांत क्या है, इसका समीकरण ज्ञात करें बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे इसको देखें किस तरह से। तो 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रोगली ने यह बताया कि विकिरण, विकिरण का मतलब होता है बच्चों प्रकाश, विकिरण का मतलब होता है प्रकाश। विकिरण की तरह, प्रकाश की तरह ही द्रव कण, द्रव कण जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव कणों जैसे इलेक्ट्रॉन में तरंग तथा कण दोनों प्रकृति होती है। द्रव कण जिसमें द्रव्यमान हो उसको कण तो कहेंगे ही, पार्टिकल कहते ही हैं, लेकिन उसमें तरंग की नेचर, वेव लेंथ जिसका निकलता है, तरंग जिसमें वेव लेंथ इस तरह से होता है बच्चों, तो वेव लेंथ उस तरंग ध्यान उसी का निकलता है जो तरंग के रूप प्रकृति, तरंग का जिसमें तरंग का नेचर हो, तरंग की प्रकृति पाई जाती हो, उसी का निकलता है बच्चों तरंग दैर्ध्य। तो वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने क्या बताया 1924 ईस्वी में कि प्रकाश की तरह ही द्रव कणों जैसे इलेक्ट्रॉन में तरंग एवं कण दोनों प्रकृति पाई जाती है। अतः फोटोन, फोटोन का मतलब फिर से बच्चों क्या याद रहे, फोटोन मतलब प्रकाश। अतः फोटोन की तरह ही इलेक्ट्रॉन में भी तरंगदैर्ध्य तथा संवेग उपस्थित होता। देखिए यहाँ पे लिख दिया ना कि अगर तरंग होगा तो तरंगदैर्ध्य निकलेगा, और द्रव्यमान है तो इसमें संवेग निकलेगा, द्रव्यमान गुना वेग, क्योंकि उसमें वेग है। प्रकाश की तरह ही इलेक्ट्रॉन में भी तरंगदैर्ध्य तथा संवेग उपस्थित होता है। यहाँ प्रकाश मतलब फोटोन मतलब बच्चों प्रकाश, अब जानते हैं। उन्होंने भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक निष्कर्ष निकाला, जिसे डी ब्रोगली का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक निष्कर्ष निकाला, जिसे डी ब्रोगली का सिद्धांत कहते हैं। जल्दी से बच्चों लिख लें। अब कैसे निकालेंगे सीखें, समझें। सबसे पहले क्या किया जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे ये प्लांक नियतांक से। आप पढ़े होंगे प्लांक नियतांक का फॉर्मूला, प्लांक नियतांक ई बराबर बच्चों पढ़ेंगे एच न्यू, एच न्यू भी होता है, ऐसे बच्चों एससी बटा लैम्डा कहते हैं। समीकरण 1, ये बच्चों फोटोन की एनर्जी आ गया। प्लांक नियतांक के अनुसार E बराबर एससी बटा लैम्डा तथा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, यानी आइंस्टीन के समीकरण से भी कह सकते हैं इसको। आइंस्टीन के समीकरण से एक समीकरण आता है E बराबर, जो फोटोन की एनर्जी निकलता है mc स्क्वायर, जहां m बच्चों गतिक द्रव्यमान है, आपको पहले से पता है। ये समीकरण 2 आ गया। एक तो एनर्जी प्रकाश का निकला, फोटोन का, जो बढ़िया से समझाए थे फोटोन क्या है। फोटोन की एनर्जी जो प्रकाश के अंदर कण होता है, जो ऊर्जा का बंडल होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, उसकी एनर्जी तो एक प्लांक नियतांक के द्वारा निकाला एससी बटा लैम्डा या एच न्यू, और दूसरा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एनर्जी निकला उसी फोटोन का mc स्क्वायर, या m जो है उस फोटोन का गतिक द्रव्यमान, क्योंकि सर उसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं, वो तो ऊर्जा का पैकेट है। हम पहले भी समझाए थे बच्चों कि ऊर्जा जरूर है, लेकिन ऊर्जा वो किसके रूप में संचित है, किसके रूप में उसमें स्टोर है, तो द्रव्यमान के रूप में स्टोर है, इसको कहते हैं गतिक द्रव्यमान। m इंटू सी क्या है बच्चों, प्रकाश का वेग है, तो mc स्क्वायर, समीकरण 2। तो दोनों फोटोन की एनर्जी आ गई बच्चों। अब समीकरण 1 तथा 2 से बात करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का एलएचएस समान है, तो आरएचएस यानी एससी बटा लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। एक बच्चों सी कट जाएगा, प्रकाश का वेग है, एच प्लांक नियतांक है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, m क्या द्रव्यमान है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इतना पहले लिखने आप बढ़िया से, इसको ऊपर करने वाले हैं। यहां से बच्चों क्या आ गया, h बटा लैम्डा mc आया। लेकिन बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया जाए
तो आपको पता है एच में तो लैम्डा होगा, लेकिन एम जो होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और सी जो मानेंगे वेग, यानी यहाँ पे जो सी जो है इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग जो पहले से हम मान चुके हैं, तो यहाँ पे सी को हटा के क्या लिख दिया बच्चों भी, सी को हटा के क्या माने भी, क्योंकि यहाँ पे सी था जो प्रकाश का वेग है, लेकिन हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो गति करेगा उसका वेग प्रकाश के वेग से थोड़ा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी सी को हटा के भी लिख दिया, यानी सी बराबर भी कर दिए हैं। अब बच्चों यहां से h का मान आ गया, लैम्डा का मान आ गया h बटा एम भी। तो सर कैसे आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एम भी इधर भेज दिया जाए और लैम्डा को उधर भेज दिया जाए, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा बराबर h बटा एम भी। ये समीकरण एक, सॉरी एक नहीं आएगा, ये 2 और एक 3, पहले से 2 आ चुका है। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे हम सब, तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या लिखे बच्चों, ऊर्जा बराबर यहाँ पे के ई बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। बच्चों ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए m से, तो यहाँ पे m स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में 2m आ जाएगा। हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप, ऊपर भी m से गुना किए, नीचे भी m से गुना किए हैं, फिर काट के देखिए तो वही हाफ एम भी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा करने से क्या बनेगा बच्चों कि m स्क्वायर भी स्क्वायर, यानी एम भी का होल स्क्वायर बटा 2m। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 2m की बराबर एम भी का स्क्वायर, इसलिए एम भी का मान कितना आ गया बच्चों, √2m के ई, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ गतिज ऊर्जा, रूट इधर स्क्वायर इधर आया तो रूट में आ जाएगा बच्चों। अब एम भी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, जल्दी से इतना लिख लें। एम भी का मान समीकरण 3 में रखने पर लैम्डा बराबर h बटा √2m के ई, ये बच्चों आ गया इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, जहां ये इसको कहेंगे, ये हो गया डी ब्रोगली का समीकरण हो गया, जहां लैम्डा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है, और इस समीकरण को कहेंगे बच्चों क्या, डी ब्रोगली का समीकरण। जल्दी से यहाँ पे लिख लेते ना बच्चों, और ये समीकरण जो है बच्चों लैम्डा का, इस समीकरण को डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। ये बच्चों 5 नंबर के लिए हो गया। इसके बाद बच्चों ये एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखने बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोर सिद्धांत के अनुसार कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करें, यानी व्यंजक प्राप्त करना बच्चों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक क्वेश्चन आएगा, बोर सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो इस टाइप से बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरह से व्यंजक टाइप का है। सबसे पहले एक भाषा क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे देखिए भाषा लिखा हुआ है कि बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से घूमता है। कोई बात नहीं, पहले से भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब सवाल ये कि हाइड्रोजन है बच्चों, क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होगा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन
प्रोटॉन जो होगा धनात्मक आवेश है, न्यूट्रॉन तो आवेश रहित है। तो उस हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है तो कन्फर्म है कि उसकी परमाणु संख्या अगर एक है तो एक ही प्रोटॉन होगा। और एक प्रोटॉन का संकेत क्या लिखे बच्चों, प्लस ई, पी नहीं लिखे बच्चों, प्लस ई लिखे, कोई डाउट नहीं कि प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो उस प्रोटॉन का आवेश का जो संकेत लिए हैं प्लस ई लिए, नाभिक बच्चों, क्या बच्चों, नाभिक। और ये कक्षा है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग से घूम रहा है। और इसका रेडियस कितना बच्चों दिया गया, स्मॉल r। यहाँ पे रेडियस क्या बच्चों, स्मॉल r। ऐसा करते हैं इसके रेडियस को स्मॉल r नहीं कैपिटल r कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कैपिटल r से लेते हैं संकेत। अब सवाल है बच्चों कि देखें तो यहाँ पे जो अंदर में बल लग रहा है वो रियल में लग रहा है कूलाम बल यानी आकर्षण बल, और अंदर में जो बल लग रहा है वही अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। जैसे हम बताएं थे कि किसी बच्चों को पकड़कर घुमाते हैं वृत्ताकार पथ पर तो उसके अंदर की ओर जो बल लगाते हैं उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, जो व्यक्ति उस बच्चे पर अंदर की ओर बल लगा रहा है वही अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक उसी तरह यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लग रहा है अर्थात कूलाम बल लग रहा है, वही कूलाम बल क्या बन जाएगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लिखा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी अंदर वाला सेंट्रीपिटल फोर्स नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थित स्थिर वैद्युत या कूलाम बल, कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। यानी अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कहां से हो बच्चों, आकर्षण बल, कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त हुआ। यानी Fe जो L होगा, EL मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो बराबर किसका होगा, Fc के बराबर होगा। तो यहां तक बच्चों पहले क्वेश्चन या आंसर इतना लिख लें, उसके बाद व्यंजक की बात करते हैं बच्चों। व्यंजक में क्या है, अर्थात क्या कहना चाहता है कि Fc जो होगा, सॉरी Fc नहीं, कूलाम बल जो होगा वही बन जाएगा अभिकेंद्रीय बल Fc। अब कूलाम बल का फॉर्मूला पढ़े बच्चों, Q1 Q2 बटा r², ये सूत्र है बच्चों। और यहाँ पे Fc जो होगा ये भी पढ़े होंगे फॉर्मूला mv² बटा r। अब सवाल यहाँ पे r क्या हो, तो त्रिज्या लेते हैं। ऐसा करते हैं, फॉर्मूला नहीं इसे डायरेक्टली लिखते हैं फॉर्मूला। Fl कौन कहते हैं, Q1 कौन है बच्चों, एक प्लस ई आवेश है प्रोटॉन, और दूसरा आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक, लेकिन दोनों का बच्चों यहाँ पे मान लेंगे, मॉड वाला लेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परिमाण लेने की बात कर रहे हैं, ई प्लस में रहेगा, इसका भी मान माइनस ई को मॉड ले लेंगे कि कूलाम बल एक सदिश राशि है, जो पता चल ही रहा है कि धनात्मक नाभिक में जो प्रोटॉन है धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है ऋणात्मक आवेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, आकर्षण हो ही रहा है धनावेशित और ऋणावेशित के कारण। तो फिर यहाँ माइनस लिखने की जरूरत में तो कूलाम बल का परिमाण कैसे निकालेंगे, मोड लगा देंगे, ई धनात्मक आवेश का मान भी प्लस ई है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का भी मान इतना ही होगा। परिमाण की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, बटा कितना दूरी पर है, तो त्रिज्या के बराबर होगा r², k Q1 Q2 बटा r²। यहाँ पे m v वेग से गति कर v² बटा त्रिज्या कितना है r। यहाँ से एक r कैंसिल हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ ke² आ गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या समझ गया, mv² बराबर ke² बटा r, ये समीकरण आ गया बच्चों, याद रखिएगा। तथा अब लगाएंगे क्या, क्वांटम, बोर के क्वांटम सिद्धांत से, बोर के क्वांटमीकरण से, बोर के क्वांटम सिद्धांत से आप पढ़े होंगे किसी भी कक्षा का कोणीय जो संवेग होता है वो NH/2π का होता है, यानी h/2π का पूर्णांक गुणज होता है कोणीय संवेग, और L का मान पढ़े होंगे संवेग mv/r। कैसे निकालना बच्चों, रैखिक वेग गुना त्रिज्या, फॉर्मूला होता है mv/r। अब यहाँ पे NH/2πr बच्चों, दोनों तरफ गुना कर दिया जाए, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा बच्चों, ध्यान दें यहाँ पे
एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई का स्क्वायर। ये समीकरण बच्चों 2 आ गया। यहां से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 भागा 1 से 2 में क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए। एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर और एल एच का एक साइड भाग देंगे, आर एच का एक साइड देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम वी का स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। ये तो पहले इसका 2 का आर एच है बटा एक का आर एच क्या बच्चों, के ई स्क्वायर बटा आर। आर चलिए बच्चों ऊपर में चल जाएगा, तो पहले वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया। पहले इतना बच्चों उतार लिया आराम से आप। उम्मीद है कि आप बच्चों वीडियो को रोक करके लिख लिए होंगे। अब यहां से समझने की कोशिश करें। बस बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को एम वी एस को के ई स्क्वायर बटा आर आया है, इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा 1 को। यहां से क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, एम एक बच गया, आर स्क्वायर ऊपर रह गया, वी स्क्वायर भी कहीं आर चल जाएगा ऊपर बच्चे। तो यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर बटा 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर। आर एगो कैंसिल हो गया बच्चों, एम इधर चलाएगा, तो आर का मान कितना होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। सब नियतांक बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब नियतांक है। के का मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। ये बच्चों समीकरण क्या मान लिया जाए, 3 मान लिया जाए। अब यहां से निकालेंगे बच्चों कुल ऊर्जा, जल्दी से उतार ले यहाँ तक। फिर से अब लिखेंगे क्वेश्चन क्या था बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन में कुल ऊर्जा निकालना था। अब निकालना है कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा जो आएगा बच्चों यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बच्चों स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा का संगत बच्चों ई होगा, गतिज ऊर्जा के ई होगा, स्थितिज ऊर्जा का संगत बच्चों यू लेते हैं, यू। अब यही कुल ऊर्जा का व्यंजक निकालना है, ध्यान दीजिएगा। के ई का फॉर्मूला होता है हाफ ए वी स्क्वायर। अभी बताएं तो बच्चों डी ब्रोगली में यू क्या होता है, के एक प्लस ई। हाँ यहाँ पे देना पड़ेगा। ऊर्जा बच्चों अदिश राशि है तो इसमें मोड नहीं लगाना, बल सदिश राशि से परिमाण निकालने के लिए मोड लगाते हैं। तो यहाँ पे एक नाभिक में एक प्रोटॉन था जिसका आवेश प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा था उसका आवेश माइनस ई, और दोनों के बीच की दूरी कैपिटल आर त्रिज्या है बच्चों। थोड़ा सा हम बोले थे बच्चों कि एम वी स्क्वायर का मान याद कर लीजिएगा, तो कितना था बच्चों, के ई स्क्वायर बटा आर। आर था कि बच्चों आर स्क्वायर था, थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। देखे समीकरण 1 में क्या था, के ई स्क्वायर बटा आर है बच्चों। आर था से बच्चों, आर माइनस प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, के ई स्क्वायर बटा आर। लघुत्तम लिया जाए बच्चों, लघुत्तम। लघुत्तम में क्या आएगा, ई का मान आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बटा में आएगा लघुत्तम 2r। तो के ई स्क्वायर माइनस 2 के ई स्क्वायर। यहाँ पे 2r, यहाँ पे लघुत्तम में r है, तो हर में r था, r से कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से गुना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ई का मान आ गया बच्चों माइनस के ई स्क्वायर बटा 2r। अब बच्चों यहाँ पे r का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। r का मान देखिए बच्चों कितना रखना है, माइनस के ई स्क्वायर बटा 2। r का मान हो बच्चों n स्क्वायर
एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। अब यहां से पहले बच्चों कटता था, काटे 2 से कट जाएगा यहां से। अब बच्चों सबसे ऊपर चल जाएगा ये, तो यहां से क्या आएगा बच्चों, जल्दी से ये मान कहां से रखे बच्चों, कुल ऊर्जा का मान रखें कहां से, समीकरण 3 से। उम्मीद है कि लिख ली होंगी यहां। अब बच्चों देखिए कुल ऊर्जा का व्यंजक निकल रहा है, ये सबसे ऊपर चल जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, -2k से k स्क्वायर हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा, m हो जाएगा, e के पावर 4 हो जाएगा और बटा n स्क्वायर h स्क्वायर। k का मान होता है बच्चों 1/4 पाई जाई नॉट, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर m e के पावर 4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, k का मान रख दिए हैं, जो जानते हैं 1/4 पाई जाई नॉट, जिसका वैल्यू 9 होता है। तो यहां से E का वैल्यू आया था बच्चों, कुल ऊर्जा 2 से कटेगा ही, 416 होगा बच्चों, 16, तो -1/2 तो रहेगा और ये बटम चलाएगा कितना, 1/16 पाई स्क्वायर जाई नॉट स्क्वायर गुना पाई स्क्वायर ऊपर में m e के पावर 4 बटा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, सॉरी 1/2 नहीं था बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 था, तो 2 से कटे बच्चों 2 8 16 हो जाएगा, पाई स्क्वायर कैंसिल, इसलिए ई का मान जो आया बच्चों याद रखिएगा, -m e के पावर 4 बटा 8 जाई नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब बच्चों सबका मान पहले से पता है, कितना पता है, जाई नॉट का भी मान पता है 8.85 × 10⁻12, n तो जो क्वांटम संख्या नहीं कक्षाओं की संख्या है, तो n तो बदलेगा, एक भी हो सकता है, दूसरा कक्षा भी हो सकता है। h क्या, प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू पहले से पता है बच्चों, कितना 6.63 × 10⁻34, यानी h का भी वैल्यू पता है। m का मान कितना होता है बच्चों, तो सबका मान रखेंगे n कितना आ जाएगा, 9.1 kg। तो यहाँ पे सबका वैल्यू रखा जाए, जैसे हम चलो रख ही देते हैं, m 9.1 गुना 10 के पावर -31, ई का वैल्यू भी पता है बच्चों कितना, 1.6 गुना 10 के पावर -19 और पूरा के पावर 4 बटा 8 तो होगा 8, इसका वैल्यू पता है बच्चों 8.85 गुना 10 के पावर -12 स्क्वायर, n स्क्वायर पता नहीं है बच्चों। अब यहां से बच्चों देखिए ध्यान से, h का वैल्यू कितना होता है 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड, पूरा का स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर है, गुना का इसका स्क्वायर, दोनों गुना कीजिए, फिर ऊपर में पूरा स्क्वायर का करके गुना कीजिए, फिर जितना आए उतना से भाग दीजिए। कितना भाग देगा तो बच्चों जल्दी से लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा बच्चों ई का मान जूल में आता है, तो लेकिन जूल में नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर, जेड नहीं बटा n स्क्वायर, यही आया बच्चों, यही फार्मूला कुल ऊर्जा का आया है। कभी सर कैसे आ गया 13.6,
तो अब यहाँ पे बच्चों सर जूल ही में आया होगा, सही जूल में आया होगा, लेकिन उसमें हमने क्या किया 1.6 गुना 10⁻19 से भाग देकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला दिए। तो नहीं सर हमको फिर से जूल में ला दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप पहले से पढ़े हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10 के पावर -19 वोल्ट क्या होता है, जूल होता है बच्चों। तो क्या करेंगे, इतना से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा जूल में। ये अभी लाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब बच्चों ये कुल ऊर्जा का व्यंजक आ चुका है। अब यहाँ पे अगर दिखाना भी होगा लाइन इस टाइप से, इस तरह से लाइन खींचते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाएंगे बच्चों क्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, उसी तरह और जाएगा आगे। यहाँ पे वैल्यू रखा जाए इलेक्ट्रॉन, n के मान तो कन्फर्म 1 रखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n के मान 2 लेंगे, 2 का 4 में भाग देकर देखिएगा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर यहाँ से आएगा बच्चों 1.85 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 से भाग देंगे, 3 तिया हाँ 2 3 अस्तिया 9, 9 से भाग देंगे तो 1 4 9 चौके 36 13 9 4 13 नहीं 9 5 9 4 13 4 46 9 5 45 आएगा, कितना आएगा सॉरी 1.5 एक आएगा फिर से, यानी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बच्चों। और यहाँ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसी तरह आगे क्या करें बच्चों, बढ़ते चल जाएगा। और एक सबसे आखिरी जो लाइन होगा, जो वहां पे क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी पर n के मान क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी यानी बाहर कर देंगे, यानी बाहर निकल जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा बच्चों 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये डायग्राम दिखाने की तो नहीं, लेकिन फिर भी दिखा सकते हो बच्चों। ये बच्चों 5 नंबर का व्यंजक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझें। रदरफोर्ड का अल्फा किरण या अल्फा किरण कह सकते हैं पराकिरणन संबंधी प्रयोग किया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के अनुसार बच्चों क्या है, ध्यान दिए, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने क्या किया, हम पहले भी क्लास में समझाए थे कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित होता है किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में, तो उसके लिए उसने क्या किया, एक सोने की पत्थर लिया, एकदम पतला पत्थर, और उसमें क्या किया, एक रेडियोधर्मी स्रोत जिससे हानिकारक किरणें निकलता है, इसको अल्फा किरणें कह सकते हैं, भी बीटा गामा, लेकिन उसने क्या लिया, अल्फा किरणें, जो हार्ड होता था उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, बीटा का द्रव्यमान बहुत कम होगा, इसलिए अल्फा किरणें लिया। उस अल्फा किरणें से उस सोने की पत्थर में आघात कराया, यानी बहुत सा किरणें उससे क्या टकराया, लेकिन देखा गया कि अधिकांश किरणें कुछ क्या किया है, वो पत्थर से आर पर चली जाती बिना विचलित हुए, और कुछ किरणें जो होता है अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और कुछ किरणें उसी मार्ग पर वापस आ जाता है। तो उससे उसने निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है, तब तो आसानी से बहुत सा अल्फा किरणें आर पर कर गया बिना विक्षेपित हुए, और उसमें कुछ अल्फा किरणें विक्षेपित हुआ, दूर भागा। इसका मतलब जरूर उसके अंदर कोई धनावेशित कण है, जिसमें वो अल्फा किरण जो धनावेशित नेचर का होता है, जो हमको पहले से पता है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक या नाभिक में प्रोटॉन होता है जो धनावेशित नेचर का होता है, यानी वो अल्फा कण जो विक्षेपित हुआ, इसका मतलब जरूर उस नाभिक परमाणु के अंदर कोई ना कोई धनावेशित है, धनात्मक आवेश है, जो अल्फा कण को क्या क्या विचलित किया, धक्का दिया है। तो उस धनात्मक आवेश को बोला है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के बारे में बताया। और जो कुछ अल्फा उसी पथ पर वापस आया है, इसका मतलब सीधे से यानी नाभिक एकदम सीधे कोई अल्फा किरण ने गया होगा, तो सीधे जाने पर क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई एकदम डायरेक्ट सीधा आएगा तो उसको हम धक्का इधर से देंगे तो डायरेक्ट उसी पथ पर वापस चल जाएगा, उसका पथ क्या होगा। लेकिन कोई साइड से आ रहा है, उसको फिर धक्का देंगे तो उसका पथ विचलित हो जाएगा। लेकिन वो कोई सीधे से आके टकराएगा तो वो क्या होगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, यानी नाभिक के सीधे कोई अल्फा किरण जाएगा तो उसी पथ पर वापस आ जाएगा। इसी के बारे में दिखाया पिक्चर में बच्चों, सबसे सिंपल सा डायग्राम है। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अलग करिएगा व्यवस्था के लिए रदरफोर्ड एवं उनके कुछ सहयोगियों ने एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का प्रयोग
रदरफोर्ड का प्राकीर्णन प्रयोग कहते हैं। किसके लिए किया? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए। यह बात को याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था के लिए। इस प्रयोग में सोने की पतली परत या पत्थर भी कह सकते हैं, जिसे कितना पतला है? 100 नैनोमीटर, इतना छोटा पतला, 10⁷ मीटर, बहुत ही ज्यादा पतला है। रेडियोधर्मी स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों, जो भारी होता है, से आघात मतलब टकराया। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश किरणें सोने की पत्थर के आर पर चली जाती है तथा कुछ किरणें अपने ही मार्ग पर वापस विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखा गया कि कुछ मुड़ गया है, कुछ क्या होगा बच्चों, आसानी से क्या होगा, यहाँ पे अगर दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं भी हैं कि क्या हुआ। आपको ऐसा कट कैसे किया? कट किया नहीं बच्चों, रियल में ये अलग गया, ये अलग गया होगा उसका पथ, इसलिए इसे दिखाने के थोड़ा सा दिखा दीजिएगा काफी। इतना बीच में नाभिक है, ये क्या है? नाभिक, यहाँ तो उतार लीजिए बच्चों। इसके बाद क्या है? इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। सबसे पहले क्या निष्कर्ष निकाला बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। अधिकांश अल्फा किरणें धातु के आर पार चली जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से लौट आती है, इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि परमाणु में अधिक धनावेशित कण उपस्थित है, जो अल्फा कण को विचलित कर देता है। अब कुछ किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, अर्थात 180 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है बच्चों। यही रदरफोर्ड का अल्फा प्राकीर्णन प्रयोग है। उम्मीद है कि बच्चों इतना आप लिख देंगे, एग्जाम में 5 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके अगला क्वेश्चन देखें बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है आपका सामने यहाँ पे। तो आप सब ये नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें, एक क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काम आएगा बच्चों। तो इसमें पहले समझना है कि नाभिकीय रिएक्टर है क्या। तो जो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताए थे अभी क्लास में कि नाभिकीय रिएक्टर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर, यानी जिसमें कह सकते हैं नाभिक का विखंडन होता है और उससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और उस ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न किया जाता है बच्चों। तो फिर बताएं बच्चों क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में? नाभिक का विखंडन होता है। उस नाभिक के विखंडन होने से क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का उत्पन्न होता है। जब ये ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसका उपयोग करके बिजली का भी उत्पन्न किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें नाभिक विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया, नियंत्रित तो बताए थे भी कि इसको नियंत्रित कर सकते हैं हम। नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया कह सकते हैं, या विक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर 1942 ईस्वी में वैज्ञानिक फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था। कहाँ बना बच्चों? शिकागो में था, जिसमें यूरेनियम 92-235 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। जैसे बच्चों आप सबको पता है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग में उसमें बहुत सारे मुख्य भाग है, बेंच है, स्टूडेंट्स है, पंखा है, बोर्ड है, टीचर है। तो ये सब बच्चों क्या है? उसका भाग होता है। ठीक उसी तरह इस नाभिकीय रिएक्टर में बहुत सारे भाग है, जो मुख्य रूप से कौन कौन भाग है बच्चों इसको पहले पढ़ेंगे हम सब। तो समझ में आ गया बच्चों। इसमें क्या है अगला क्वेश्चन जो होगा, पॉइंट जो होगा, सबसे पहला जो है बच्चों ईंधन इसका मुख्य भाग है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि यह रिएक्टर का मुख्य भाग होता है, क्योंकि ईंधन ही होगा ही नहीं तो फिर नाभिक का विखंडन कैसे होगा? ये रिएक्टर का मुख्य भाग होता है। यही वह पदार्थ है जिसे विखंडन किया जाता है। इस कार्य के लिए हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों यहाँ पे मंदक है। मंदक का काम क्या बच्चों? कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को थोड़ा धीमा किया जाए। तो प्रोसेस होता कैसे बच्चों? नाभिक का विखंडन हो रहा है, उसमें नाभिक का विखंडन कैसे होता है बच्चों? आप पढ़े होंगे, जब किसी न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिक पर बमबारी किया जाता है तो नाभिक जो है वो टूट जाता है और उससे 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो 2 या 3 न्यूट्रॉन अगले नाभिक से टकराते हैं। फिर वो वहां से फिर दो न्यूट्रॉन अगर टकराया नाभिक से तो 2 विखंडन होगा, फिर वहां से 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो देखा जाए तो 2 एक मान ले 2 को ही बात करें तो फिर अब 4 न्यूट्रॉन निकलेगा। अब 4 न्यूट्रॉन आगे नाभिक से टकराएगा। तो ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे क्या होता है? श्रृंखला के रूप में ले जाता है, रफ्तार बढ़ने लगता है।
तो उसको धीमा करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की गति को मंद करेंगे, धीमा करेंगे, टकराए लेकिन उसमें कुछ टाइम लगे, तो इसके लिए मंदा का उपयोग करते हैं। इस कार्य न्यूट्रॉन, इस कार्य के लिए न्यूट्रॉन, हाँ इसका कार्य क्या है तो न्यूट्रॉन की गति का मंद करना। मंदा का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति का मंद करना। इसके लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें दो गो है बच्चों, भारी जल अलग है और ग्रेफाइट अलग है बच्चों, भारी जल और ग्रेफाइट अलग अलग है, या बेरिलियम ऑक्साइड, तीनों का नाम आया गया है, प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक है जो न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो भारी जल। शीतलक बच्चों, अब शीतलक क्यों है, बच्चों जो प्रोसेस होता है उसमें उस ऊर्जा निकलता है, साथ साथ अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन उस उष्मा को अगर हटाया नहीं जो बच्चों, तो प्रोसेस में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो उस उष्मा को हटाने के लिए हमें वायु जल या CO2 प्रभावित करते हैं, जिससे वो ठंडा हो सकता है। जैसे देखते हैं बच्चों जनरेटर में होता है कि चल रहा है, इसको क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं कि वो मशीन जो ज़्यादा गर्म ना हो। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या है, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु जल या CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। वायु जल देखते हैं हवा में थोड़ा सा जो नमी होता है उसे बोलते हैं वायु जल, उसमें पानी की मात्रा होता है। इससे बच्चों उष्मा भाप बनकर टरबाइन को चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। बच्चों क्लियर, लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब पहले ये भी लिख लिए होंगे बच्चों, इसके बाद ये है, इसके बाद क्या है बच्चों, परिरक्षक। परिरक्षक क्या है, नाभिकीय रिएक्टर से कई प्रकार की तीव्र किरण निकल, हानिकारक किरणें जो बच्चों किसी व्यक्ति के कोशिका शरीर पर पड़ेगा तो उसके कोशिका को नष्ट कर देगा, जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जैसे कैंसर कहते हैं। तो ये तीव्र किरणें निकलती है जिनसे रिएक्टर के पास काम करने वाले व्यक्ति को हानि हो सकती है। इनसे उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार बनाते हैं, जिससे कि नाभिक के अंदर जो नाभिक उस रिएक्टर में जब नाभिक का विखंडन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उष्मा तो निकलता ही, साथ साथ हानिकारक किरणें निकलता है, लेकिन वह किरणें बाहर नहीं जाए इसके लिए चैम्बर मोटे मोटे कंक्रीट की दीवार बनाते हैं, जिसका नाम है परिरक्षक कहते हैं बच्चों। अब सवाल बच्चों को हमको बंद करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, नियंत्रक को लगाते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण करना आवश्यक है। चाहे उसको सोचते हैं कि उसका प्रोसेस धीमा हो जाए तो उसके लिए मंदक यूज करते हैं, चाहते हैं कि नहीं ये बंद कर दिया जाए तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कैंडियम की छड़ का उपयोग किया जाता है। कैंडियम न्यूट्रॉन का बहुत उत्तम अवशोषक है, क्योंकि बच्चों नाभिक का जो विखंडन हो रहा है रिएक्टर में, वो नाभिक के विखंडन न्यूट्रॉन के द्वारा हो रहा है। अगर न्यूट्रॉन को ही अवशोषित कर लिया जाए, जो न्यूट्रॉन निकल रहा है विखंडन के होने पर उसको अवशोषित कर लिया जाए तो अगले नाभिक से टकराएगा ही नहीं। जब टकराएगा नहीं बच्चों तो नाभिक का विखंडन नहीं होगा। इसलिए किसको यूज करते हैं, कैंडियम की छड़। और कैंडियम जो है न्यूट्रॉन का बहुत उत्तम अवशोषक होता है। रिएक्टर की दीवार में इन छड़ों को रखकर तथा आवश्यकता अनुसार अंदर या बाहर खिसकाकर विखंडन की गति को कम या अधिक किया जाता है। अंदर कर देंगे ज्यादा तो ज्यादा न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएगा, विखंड हो सकता है बंद भी हो जाएगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि सारा न्यूट्रॉन अवशोषित हो गया। थोड़ा अंदर बाहर करेंगे तो कुछ ही न्यूट्रॉन अवशोषित होगा, तो कुछ न्यूट्रॉन क्या करेगा, विखंडन करेगा, तो लेकिन उसकी रफ्तार क्या होगा बच्चों, कम जाएगा। तो ये बच्चों नियंत्रक। तो उम्मीद है बच्चों आपको नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आए वो 100 बना लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों, तार्किक परिपथ जो पूछता है बार बार, या लॉजिक गेट किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है बच्चों, जो तर्क पर आधारित है। तर्क समझते होंगे, जैसे तर्क मतलब ऑन या ऑफ, यानी तर्क है उसका मतलब जीरो, वहां पे उसके जगह पे 1 लिखेंगे यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तर्क नहीं है मतलब उसके स्थान पर 0 लिखेंगे, मतलब उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। सिग्नल एक तरह से काम करता है, तर्क बोलते हैं सिग्नल के रूप में। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो तर्क पर आधारित है, सिग्नल कह सकते हैं। यदि तर्क हो तो इसके स्थान पर 1 लिखा जाता है, यदि तर्क नहीं हो तो उसके स्थान पर 0 लिखा जाता है। लॉजिक गेट बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, और गेट या और लॉजिक गेट कह सकते हैं, एंड गेट या एंड लॉजिक गेट कह सकते हैं, नॉट गेट या नॉट लॉजिक। अगर बच्चे ये पूछेगा 5 नंबर में तो आपको यही तीनों परिभाषा लिखना, ये तीनों को पूरा डिटेल में समझा दीजिएगा तो 5 नंबर बच्चों मिल जाएगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब बारी बारी से बच्चों सबको समझते हैं। और गेट क्या है बच्चों, यहाँ पे समझेंगे।
और गेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें दो इनपुट होता है। इनपुट मतलब दो आने का रास्ता हुआ परिपथ में यानी धारा का, और एक जाने का रास्ता होता है। दो इनपुट और एक आउटपुट लगे होते हैं। और एक बताया था कि दोनों इनपुट जो होते हैं तो समांतर क्रम में होता है, नहीं लिखा हुआ अब याद रखिएगा, समांतर में होता है। इस विद्युतीय परिपथ और बेसिक परिपथ का डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है किसका, और गेट का। त्रिभुज टाइप का थोड़ा सा अंदर से धंसा हुआ है, दो आने का रास्ता इनपुट ए और बी और एक जाने का रास्ता बाई आउटपुट। जो अब समीकरण क्या बना बच्चों, बूलियन व्यंजक कहते हैं। क्या बना, दोनों का योगफल। क्यों, और मतलब या ए या बी दोनों में से एक भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, इसलिए बच्चों जोड़ लिखें। कैसे, अब यहाँ पे समझेंगे। जैसे एक बैटरी लगा दिया बच्चों इस परिपथ में, देखिए तो दो जाने का रास्ता है, एक ए और एक बी, इसको इनपुट कहते हैं। अब यहाँ से दोनों क्या है, समांतर क्रम जुड़ा हुआ है, और इसको बच्चों यहाँ पे निकलेगा प्राप्त होगा तो इसको बोलते हैं और, ये आउटपुट बोलते हैं, जो ए प्लस बी होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक भी ऑन होगा तो धारा क्या बच्चों ऊपर से क्या होगा, ऊपर से निकलते हुए आगे बल्ब जला देगा। लेकिन अगर ये ऑन नहीं रहे तब भी काम चल रहा है, लेकिन इसको भी ऑन, इसको मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, इस तरह रखें धारा तो जाएगा नहीं बच्चों, ऊपर से जाएगा ना नीचे से। यानी एक भी ऑन रहता है, ए भी ऑन रहेगा तो काम चल जाएगा, इसलिए कह सकते हैं ए या बी, इसलिए योगफल लिखे समीकरण। अब देखो जो और गेट का सत्यता तालिका जिसको बोलते हैं तुरुष टेबल क्या है, तो और सबसे पहले और इनपुट ए है, इनपुट बी है, और ये आउटपुट, इसका समीकरण ए प्लस बी है। ये परिमाप नहीं बच्चों, परिणाम है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, परिणाम का मतलब रिजल्ट। अब सोचो शून्य है, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ है ये ऑन है। बी एक लिखे हैं, इसका मतलब ये तार से जुड़ा हुआ है, ये तार से खुला हुआ है, यानी ऑफ है ये ऑन है। देखे तो बच्चों धारा ऊपर से तो नहीं जाएगा, लेकिन धारा नीचे से जाएगा, जिसके कारण बल्ब जलेगा। इसलिए देखिए ए का मान 0, बी का मान 1, तो ये दोनों को अगर जोड़ा जाए 0 + 1 तो 1 आएगा, यानी परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यस, यानी बल्ब जलेगा। दूसरा अगर मान लो ऐसा करते हैं कि नहीं, तो सर ऐसा करते हैं कि इसको ऑन कर दिया जाए, इसको खुला रखा जाए, यानी ऑफ रखा जाए, यानी यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ, तब भी बच्चों परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। नीचे से नहीं जाएगा लेकिन ऊपर से धारा जाएगा। यहाँ पे 1 + 0 भी करते हैं तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर दोनों को हम बच्चों ऑफ रखते हैं 0 0 पर, तो धारा जाएगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। 0 + 0 भी करके देखें समीकरण 0 आता है, रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अगर बच्चों दोनों को ऑन कर दिया जाए तो इसका भी एक यहाँ पे 1 लिख दिया जाए, तो धारा ऊपर से जाएगा नीचे जाएगा, नहीं बल्ब जलेगा। नहीं, दोनों ऑन रहेगा तब भी धारा जलेगा। पता चला कि और गेट में एक ही स्थिति में रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, कब, जब दोनों इनपुट खुला रहे, अर्थात ऑफ रहे, 0 0 पर रहे, तो रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ये बच्चों उतार ले। अगला क्या बच्चों, एंड गेट। एंड गेट भी एक ऐसा उपकरण है जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट लगे होते हैं, और दोनों इनपुट श्रेणी क्रम जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम बच्चों याद रखिएगा। और इससे आउटपुट, इसका बेसिक डायग्राम जैसे डी देख रहे हैं, डी एंड में डी लगा हुआ, एक आने का रास्ता ए है, दूसरा आने का रास्ता बी, जाने का रास्ता बच्चों एक ही है, ए, इसलिए बाई ए × बी। और मतलब क्या होता है, ए और ए, तुम और तुम, दोनों की बात होगा, इसे गुना किए हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों इनपुट क्या बच्चों श्रेणी क्रम में है, ए और बी। अब धारा मान लो जाता है बच्चों, तो अगर इसको ऑन रखे, यानी एक यहाँ पे ऑफ रखे, तब भी बच्चों बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आगे तक तो धारा जाएगा लेकिन यहाँ फिर रुक जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर ए का 0, तो इसलिए गुना करके देखिए, 1 × 0 0 आएगा। अगर इसको मान लेते ऑन करते हैं, इसको ऑन, इसको 0 पर रखते, इसको 1 पर रखें, तब भी धारा नहीं आएगा, क्योंकि धारा आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो 0 1 करेंगे तब भी बच्चों 0 × 1 0 आएगा, रिजल्ट। फिर से गलती लिखा गया, परिणाम यानी रिजल्ट, बल्ब नहीं जलेगा। चाहे ए ऑन रहे अब बी ऑफ रहे, तभी बल्ब नहीं जलेगा। दोनों बच्चों ऑन ऑफ रहे, ऑफ 0 0 पर, तभी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन कब बल्ब जलेगा बच्चों, जब दोनों ऑन रहे, दोनों ऑन रहे, यानी 1 1, तो 1 × 1 करके देखें, एक ही स्थिति में। पता चला कि सत्यता तालिका से यह स्पष्ट होता है कि एंड गेट दोनों इनपुट ऑन रहे तो परिणाम होना चाहिए, परिणाम लिखा गया, परिणाम यस प्राप्त होगा। क्लियर बच्चों, इसको दिखा सकते हैं आप आराम से।
नेक्स्ट क्या बच्चों, एंड नॉट गेट। नॉट मतलब इन्वर्टरी गेट या बबल गेट। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट, यानी इसमें एक ही इनपुट यानी एक ही रास्ता आने का, एक ही रास्ता जाने का। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल संकेत ऐसा है, त्रिभुज देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे गोल कर दिया जाए। ये कैसा है, नॉट गेट। नॉट मतलब यहाँ पे कहा कि आ रहा है, यहाँ पे डैश लगा दिया यानी आ नहीं रहा है, यानी कि तर्क शो कर रहा है लेकिन नॉट गेट लग गया है, मतलब उल्ट। वो अब क्या होता है, उस नॉट गेट में अगर शो क्या कर रहा है, यस यानी धारा जा रहा है, लेकिन समझना धारा नहीं जा रहा है, उसका उल्टा। अगर कहा धारा नहीं जा रहा है परिपथ में, तो वहां पे नॉट गेट लगा है तो उसमें धारा जा रहा है, उसका उल्टा होगा। तो जैसे ए इनपुट कह रहा कि नहीं धारा नहीं जा रहा, तो लेकिन बाहर निकला धारा, यस पकड़िएगा मत, करंट मार देगा, यस यहाँ पे परिणाम होगा। और यहाँ बच्चों 0 नहीं 1 होगा। 1 अगर रखा धारा जा रहा है, इसमें धारा नहीं जा रहा, नो। बच्चों ये था बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और इसमें बात कर देते हैं एक्स्ट्रा। ये आप पूरा 5 नंबर के लिए क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बच्चों, एंड एक है नैंड गेट, एक है नॉर गेट। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये अलग से क्वेश्चन है बच्चों, उसमें मिलामत देना 5 नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन नॉर गेट। नॉर गेट किससे बना बच्चों, और गेट और नॉट गेट को मिला दिया जाए तो नॉर गेट निर्माण होता है। नॉर गेट ध्यान दीजिए, नॉर गेट में इस तरह से त्रिभुज है, इसमें और ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे गोल कर दिया कि नॉट लग गया है। आने का भी इसमें 2 रास्ता है, लेकिन जाने का एक ही रास्ता है। अब यहाँ पे a प्लस भी तो होगा, लेकिन उसका उल्टा है कि नॉट लगा हुआ बच्चों, नॉट। इसका व्यंजक करेंगे तो 0 मतलब एक ऑन ऑफ रहा है, दूसरा ऑन रहा है, जोड़ेंगे बच्चों तो a प्लस बी होगा, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 0, इसलिए नो उल्टा होगा। यानी ये और गेट का व्यंजक है, ये नॉर गेट का व्यंजक है बच्चों। बुलियन व्यंजक इसको बोलते हैं, या समीकरण कह सकते हैं, नॉर गेट का है। तो दोनों को जोड़कर 1 आता है, लेकिन इसको उल्टा करके देखें तो 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, यानी रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरह 1 प्लस 0 करके देखें तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, नो रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों को 0 0 करें तो 0, 0 का उल्टा 1, यस रिजल्ट प्राप्त होने। एक ही स्थिति में बच्चों को पता चल रहा है नॉर गेट में कि धारा प्रवाहित होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। वो कब, जब दोनों ऑफ रहे, कि उसका उल्टा करना। लेकिन यहाँ पे 1 गुना 1 कर 1 जोड़ 1 कर तो 1 आएगा, 2 नहीं करे जैसे 1 आएगा। संकेत बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1 कहेंगे सर 2 नहीं, यहाँ पे सिंबल संकेत की तर्क की बात हो रहा है, एक ही लिखना है। और 1 का उल्टा 0, रिजल्ट नो। सत्यता तारीख स्पष्ट होता है कि नॉर गेट का दोनों इनपुट खुला रहे तो परिणाम फिर गलती बच्चों, परिणाम पर एस प्राप्त होगा। जल्दी से लिख ले। अगला बच्चों नैंड गेट। एंड गेट और नॉट गेट को मिला दिया जाए तो बना उपकरण नैंड गेट कहलाता है। एंड ही जैसे ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया है बच्चों, गोल, ये हो गया नॉट गेट। ये ध्यान दीजिए बच्चों, आने का भी 2 रास्ता, जाने का एक रास्ता, लेकिन यहाँ पे एंड गेट का जो समीकरण था a इंटू बी, इसको उल्टा करना बार। अब यहाँ पे वैसे ट्रुथ टेबल सत्यता तालिका क्या है, ए बी आउटपुट। 0 1 ऑफ है, दूसरा ऑन है, 0 गुना 1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसका उल्टा रिजल्ट प्राप्त होगा, यस। 1 ऑन है, दूसरा ऑफ है, दोनों को गुना करेंगे बच्चों, 1 गुना 0 0, इसका उल्टा करेंगे, यस रिजल्ट प्राप्त होगा। दोनों को ऑफ रखेंगे 0 0 गुना 0 0, उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, यस। दोनों को 1 1 रखें तो 1 गुना 1 करें तो 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, यस। पता चला कि नैंड गेट में सिर्फ दोनों इनपुट ऑन रहे तब परिणाम प्राप्त नहीं होगा। पता चला कि ज्यादा रिजल्ट प्राप्त इसमें आ रहा है। तो तुमसे पूछेगा मूल बेसिक गेट क्या है, तो और गेट, एंड गेट, नॉट बताना। बोले कि सबसे ज्यादा रिजल्ट प्राप्त किसमें होता है बच्चों, और गेट बताइएगा, किसमें बताइएगा, और गेट में। तो उम्मीद है कि बच्चों ये जो आपका लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित जो 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको करवाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे और बच्चों आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये क्लियर कर लेते हैं बच्चों तो बोर्ड एग्जाम में आपको इससे दिक्कत ना होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।